बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जो पहली झलक आई थी और जो पहली झलक थी वो एक सहाफ़ी के ज़रिए पूरे मीडिया तक आई थी कि इमरान खान साहब ने क्या कपड़े पहने हुए थे, इमरान खान साहब कैसे नज़र आ रहे थे। मगर इमरान खान साहब कुछ बोले क्यों नहीं, मेरा तजस्सुस इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो आज फाइनली जो है इमरान खान साहब की तरफ से मीडिया के साथ बातचीत की गई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें मुख्तलिफ जरियों से आ रहा था, वो अब खुद उन्होंने इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की, क्योंकि इमरान खान साहब की आज जेल के अंदर ट्रायल था और इस ट्रायल को कवर करने के लिए बाकायदा इजाजत है कि मीडिया के नुमाइंदगान वहां पर जा सकते हैं, पब्लिक वहां पर जा सकती है। तो एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी को लेके बहुत ज्यादा इल्जामात लग रहे थे कि बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि खावर मानी का जो साबिका शौहर है बुशरा बीबी के, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि इमरान खान साहब के नाजायज ताल्लुकात थे। बुशरा बीबी जब मेरे निकाह में थी, हमारे घर में आया करते थे और रात गए आते थे, और इस किस्म के जो भी बातें हो सकती थी, उन्होंने जो कीचड़ उछालना था अपने बच्चों की माँ पे वो उन्होंने उछाल दिया। लेकिन इमरान खान साहब तैयार इस बात पे हो गए कि वो कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब के ऊपर, अपनी मुकद्दस किताब के ऊपर वो हाथ रख के हलफ देने के लिए तैयार है कि बुशरा बीबी के साथ उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। और वो ये समझते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं हल्फ भी दूंगा और ये कहूंगा भी कि बुशरा बीबी को मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन मेरा उनके साथ निकाह हुआ था। इमरान खान साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी के साबिक खावंद के जरिए जो कुछ भी कराया गया, झूठा इल्जाम लगाया गया है, ये लोग इखलाक से गिरे हुए लोग हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि कोई भी शख्स अपनी जवान औलाद की जो माँ है, अपनी जो साबिक़ा अहलिया है, जिससे आपके 28 साल ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर आप कीचड़ उछालें, इस तरह से इखलाक से गिरे हुए बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर शाख के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के इस दरख्त की हर शाख के ऊपर एक मानिका बैठा हुआ है। जो इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें पहले तो ये आ रहा था कि इमरान खान साहब की जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर मुख्तलिफ जरियों से खबरें आई और इसके ऊपर बात आज पहली मरतबा इमरान खान साहब ने की। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरे से ना कोई मिला है, ना किसी ने मुज़ाकरात किए हैं, और मैं पहले भी कहती हूँ कि इमरान खान साहब के साथ फेस टू फेस बैठ के ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वाया बटिंडा जो है मुख्तलिफ रास्तों से खान साहब के साथ जो है मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। फिर उन्होंने साफी ने सवाल किया कि हमारे तक जो इत्तलात हैं और जो बाहर खबरें हैं वो ये कि एक लंबे पीरियड के लिए इमरान खान साहब आपको जेल में रखा जाएगा। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, मैं अपनी रियासत के लिए जो है अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी 9 मई के इंसिडेंट को लेके हमारे ऊपर पर्चे काटे गए हैं और 9 मई जो है वो मेरा नहीं बल्कि लंदन प्लान का हिस्सा था। अब ये लंदन प्लान की बाज़गश्त बहुत ज़्यादा चलती रही है और लंदन प्लान वो कहते हैं कि था ये कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा, पीटीआई के लोगों को, पीटीआई की लीडरशिप को जेलों में डाला जाएगा और पीटीआई के धड़न तख्ते करके इसको खत्म करने की जो जमीन पे इसको खत्म कर दिया जाएगा, पीटीआई को इसके मुख्तलिफ धड़े किए जाएंगे। तो वो कहते हैं लंदन प्लान सारा ये था और 9 मई मेरा नहीं, ये लंदन प्लान करने वालों का हिस्सा था कि इस तरह से पीटीआई को हम जेरे अताब रखेंगे। फिर वो ये भी क्या, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप उनकी वीडियोज उनके हमारे सामने है, वो आप लोग देख लें, वो बाकायदा पूरे प्रूफ के साथ है, सबूत है। और लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के इलेक्शन को लेके, बल्ले को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है खान साहब के इलेक्शन को लेके, इंटर पार्टी इलेक्शंस को, कि लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जितनी भी चालें चल रही हैं, जितनी भी साजिशें कर रहे हैं, जो अगली 2024 में हुकूमत बनेगी, अगर इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। लेकिन ये खान साहब की तरह, पूरे अवाम की तरह खान साहब की भी ये राय है, इमरान खान साहब की भी, वो ये समझते हैं कि जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह से अवाम उमड़ आई है पीटीआई के लिए, तो उन्हें भी ये खदशा हो रहा है कि मुमकिन है कि ये लोग इलेक्शन के प्रोसेस से भाग जाएं। यकीनी तौर पे इमरान खान साहब के पास बहुत सारी ऐसी इत्तलात पहुंच रही होंगी जिससे इस बात का कभी इम्कान है कि तमाम सियासी जमातें जो वो इलेक्शन के प्रोसेस से भाग जाएंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बहुत ज्यादा मुतहरक है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, जो कौमी हुकूमत की बातें चल रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी हुकूमत बनाने के लिए भी राजी नहीं है। उनका ये ख्याल है कि उनको बराह रास्त मुंतखब कर दिया जाए या नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन के प्रोसेस से गुजार के बाकायदा क्लीन चिट दे के आगे लेकर जाया जाए और जो भी उनका प्लान है नवाज शरीफ साहब को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए रखने का, उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का बल्ला टूट क्यों नहीं रहा? नवाज शरीफ साहब की जो इलेक्शन मुहिम है ये शुरू ना होने के पीछे असल वजह यही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इमरान खान साहब और उनकी जमात ने करा दिए थे, मगर अब ये कहा जा रहा है कि ये धांधली नहीं धांधला है।
नून लीग इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अगेंस्ट जाके बोल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। जो असल में प्रॉब्लम है तमाम सियासी जमातों को वो ये है कि जमीन से सफा हस्ती से मिटा दिया जाए पीटीआई को, और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अब करा के ये कामयाबी से आगे बढ़ गए हैं इसको मुतनाज़ कर दिया जाए। और यही वजह है कि ये बार बार इलेक्शन कमीशन के पास ये दरख्वास्तें जा रही हैं, बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इन चीज़ों को आगे फैलाया जा रहा है कि जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए हैं वो बड़े मुतनाज़ी हैं, ये शफाफ नहीं हुए हैं और बिला मुकाबला चेयरमैन को मुंतखब करा दिया गया है, तो बल्ले का एक तो निशान इनको अलॉट ना किया जाए। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो सियासी लोग हैं पीटीआई के वो और जो वकला हैं उन लोगों के दरमियान एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये रिफ्ट पैदा नहीं हो सकेगी, और बार बार जो एक आदमी आपको मीडिया पे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है वो है अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब को मुख्तलिफ तरीकों से बहला फुसला के इस तरह सामने लाया जा रहा है और प्रोपेगेट किया जा रहा है कि किसी तरह से अली मोहम्मद खान साहब कोई ऐसी बात करें जो पीटीआई के लिए और जेल में बैठे इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात का बायस बन सके। मगर मैं सलूट करती हूँ अली मोहम्मद खान साहब को कि अभी तक वो स्टैंड किया हुआ है उन्होंने इमरान खान साहब के साथ, वो सपोर्ट कर रहे हैं गौहर खान साहब को, वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब के डिसीजन को, और वो ये समझते हैं कि जिस तरह से 2013 से इन्होंने एवॉल्व किया था पूरी पीटीआई को और जिस तरह से इन्होंने शॉकिंग एक रिजल्ट्स आए थे पूरी सियासी जमातों के पास ग्रास रूट लेवल से, इसी तरह से 2013 के मंसूबे के तहत पीटीआई इस वक्त पूरी काम करेगी। फिर इनकी ये भी कोशिश है मुखालिफिन की या मुखालिफ सियासी जमातों की कि किसी तरह से बल्ले को तोड़ा जाए। बल्ले को अगर तोड़ दिया जाता है, चलिए समझ लेते हैं कि बल्ला अभी तोड़ दिया गया है, इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार है या जो पीटीआई है उनको बल्ले का निशान अलॉट नहीं होता, तो ऐसी सूरत में जो आजाद उम्मीदवार खड़े होंगे या जो पीटीआई की हिमायत करते हुए उम्मीदवार खड़े होंगे उन उम्मीदवारों को लेके जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो मशकूक कर देंगे इस पूरे प्रोसेस को, और इसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार मुखालिफिन अपने खड़े करेंगी जो पीटीआई के लिए खड़े होंगे मगर वो पीटीआई के लिए काम नहीं करेंगे और वो एन मौके पे एन इलेक्शन के टाइम पे जो है वो मुखालिफ अपने जो हरीफ हैं उनके मुकाबले में जाकर बैठ जाएंगी। ये सब पूरी स्ट्रेटजी पूरी हिकमत अमली बन रही है मुखालिफिन की तरफ से, मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से। लेकिन इसमें इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर हमें बल्ला अलॉट नहीं भी होता तो ऐसे सूरत में भी हमारे पास कैंपेन का एक बेहतरीन और भी तरीक़ेकार है जो बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। अभी उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, अभी उस प्लान को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और जहां तक बात रह गई गौहर खान की, इमरान खान साहब के नामजद करदा इस चेयरमैन को सबने एक्सेप्ट किया है। जो नून लीग है वो ये बात कर रही है कि बिला मुकाबला जो मुंतखब होते हैं ये धांधली नहीं धांधला होता है और इलेक्शन कमीशन के अंदर इसको मुतनाज़िब बनाया जा रहा है। अकबर एस बाबर साहब जिनके नजदीक पीटीआई के वो बानी लोगों में शामिल होते हैं, 13 साल तक वो पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट नहीं आए। अब अकबर एस बाबर साहब और गालिब इम्कान है कि इमरान खान साहब के कजन है सादुल्ला न्याजी, वो भी इलेक्शन के इस प्रोसेस को जाके चैलेंज करने वाले हैं अदालत के अंदर, कमीशन के अंदर। लेकिन जो सवाल उठा रही है पूरी पीटीआई, जो सवाल उठा रही है अवाम, उसका मतलब ये है कि अगर अकबर एस बाबर पीटीआई के लिए इतना दर्द रखते हैं अपने दिल में तो ये 13 साल तक गायब क्यों रहे? अकबर एस बाबर साहब ने उस वक्त पीटीआई के और पीटीआई के लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जब पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा था, मारा जा रहा था, गायब किया जा रहा था, बहुत सारी गुमशुदगियां हो गई, बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस डाल दिए गए और एक बहुत बड़ा सानिया पीटीआई के टोकरे के अंदर रख दिया गया। तो अकबर एस बाबर साहब उस वक्त क्यों नहीं आए? ये उस लोमड़ी की तरह है जो अपने लिए ग्राउंड तैयार करने के बाद फिर सामने आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अकबर एस बाबर या सादुल्ला न्याजी अगर इनको चैलेंज करते भी हैं तो पीटीआई की लीगल टीम इतनी कमजोर है कि वो इसके मुकाबले में अपने मजबूत दलाइल पेश नहीं कर सकेगी। और एक ऐसे चेयरमैन के ऊपर जाके ये लोग बात कर रहे हैं जो खुद एक बहुत अच्छा नामवर वकील है, बैरिस्टर है वो। दूसरी बात यह है कि परवेज खटक साहब ने एक छोटा सा कन्वेंशन किया, वो कन्वेंशन तो नहीं था, वहां पे जिस तरह उधेड़ उम्र के लोग वहां पर मौजूद थे, बड़ी उम्र के हजरात मौजूद थे, तो वो कन्वेंशन कम और इस तरह से लग रहा था कि खुले में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं तकरीबन को 70-100 के करीब लोग होंगे जो सर्दी में धूप सेकने के लिए बैठे हुए हैं। तो वहां पे परवेज खटक साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं रिकमेंड भी करता हूं, मैं सिफारिश भी करूंगा, मैं दरखास्त भी करूंगा कि जो इमरान खान है उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी जो है वो मजीद एक और बनाया जाए। वैसे तो खान साहब के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन परवेज खटक साहब को बहुत सारे लोगों को उनको पूछना चाहिए कि जब इमरान खान ये दहशतगर्दी फैला रहा था या जब इमरान खान ये पूरी मनसूबाबंदी दहशतगर्दी की कर रहा था तो ऐसी सूरत में वो इमरान खान के साथ क्यों खड़े थे? कानों में सरगोशियां होती थी, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे।
تو ایسی صورت میں تو پرویز خٹک صاحب کو بھی سہولت کاری کے الزام میں نہ صرف گرفتار ہونا چاہیے، دہشت گردی کے اندر سہولت کاری کے الزام میں پرچہ درج ہونا چاہیے اور جیل کی ہوا پرویز خٹک صاحب کو بھی کھانی چاہیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ضمیر کی بات ہے یا یہ کوئی قداور شخصیت اس قسم کی گفتگو کر سکتی ہے۔ تو پرویز خٹک کو عمران خان پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان کو بھی جھانکنا ہوگا کہ اتنے سال جو انہوں نے انجوائمنٹ کی وہ کس عمرے میں کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں، بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے جو انہوں نے خط کا جواب دیا ہے، لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ فائز عیسیٰ صاحب آئین اور قانون کو ماننے والے آدمی، آخری امید اس وقت پوری تحریک انصاف اور پوری پاکستانی عوام کی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ مگر فائز عیسیٰ صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں وہاں پہ جب آپ گرج رکھتے ہیں کسی بھی سیاسی شخصیت کے لیے، کسی بھی پارٹی کے لیے، کسی بھی عام آدمی کے لیے، تو اس میں اپنی سوچ اور رائے کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی رائے تبدیل کریں یا نہ کریں، عمران خان ہو یا وہ عوام جو عمران خان ان کی جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے اس ملک کے لیے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ آج بھی ان کی واحد امید جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام بھیجا ہے یقینی طور پہ وہ قابل تحسین ہے۔ وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی اس ملک کے لیے قربان کر لے گا، اس نے اپنے کروڑوں کی تعداد میں ووٹرز کو اور خاص طور پہ ان نوجوانوں کو جو مایوس ہو رہے ہیں پاکستان میں اپنے مستقبل کو لے کر، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے دل نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ کا لیڈر دل نہیں چھوڑ رہا، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔